बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने सेशन स्टार्ट किया था टेक्निक्स इन बायोलॉजी, चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का, और उसमें आज हम टेक्निक नंबर 3 पढ़ेंगे। अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी हेल्पफुल टेक्निक एंड अ वेरी नेसेसरी टेक्निक आल्सो, दैट इज़ अ सेल फ्रैक्शनेशन। एक प्रोसेस होता है कि आपने सेल को देख लिया, सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिया, तो एक क्वेस्ट होता है, एक जुस्तजू होती है, एक डिज़ायर होती है कि मैं सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को अलग अलग करके देखूं, सेल से जुदा करके देखूं। तो सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से जुदा करना, सेपरेट करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस ऑब्जेक्टिव को हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। इसको हम डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस of separating various parts of cell। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से अलग करते हैं, जुदा करते हैं। इस प्रोसेस को हम सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव है, एक डिज़ायर है, एक प्रोसेस है, और इस डिज़ायर को, इस मकसद को अचीव करने के लिए हमारे पास टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेल फ्रैक्शनेशन एक प्रोसेस है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक मकसद है, एक ख्वाहिश है। अब इस ख्वाहिश की तकमील के लिए हमारे पास जो टेक्निक है, उस टेक्निक को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखते हैं हम टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन को डिफाइन करते हैं। द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ अ स्पेसिमन ऑन द बेसिस ऑफ density in a centrifuge machine। कि एक सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर एक डिवाइस है जिसका डिज़ाइन अभी हम देखेंगे कि एक सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर डेंसिटी के बेस पर एक स्पेसिमन के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से अलग किया जाए। और जैसे मैंने बताया कि बायोलॉजी के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास स्पेसिमन क्या होता है, सेल। तो यह भी स्पेसिमन से मुराद सेल ही है। यह स्पेसिमन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्पेसिमन सेल ही होता है। तो सेल फ्रैक्शनेशन एक मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, एक प्रोसेस है, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हम सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से अलग करते हैं। किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, कि कौन सी चीज़ कितनी भारी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम किस पार्ट का ज़्यादा है, तो वो सबसे पहले सेपरेट होगा सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर। इस मशीन के अंदर जो पुलिंग फोर्स है वो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जल्दी नीचे सेटल्ड हो जाएगा। यही इस टेक्निक का लॉजिक है। देखिए, डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, डेंसिटी या डी इजिकल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर किसी चीज़ का साइज ज़्यादा हो तो उसकी डेंसिटी कम हो गई, लेकिन अगर किसी चीज़ का मास पर यूनिट साइज पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हो तो उस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी और जल्द ही नीचे बैठ जाएगा। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डेली लाइफ में भी इस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके पास एक मेटल बॉल है, आप उसको गिराते हो तो वो जल्दी नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है। उसके मुकाबले में आपके पास बहुत बड़ा डब्बा है जिसका साइज़ ज़्यादा है, आप उसको गिराते हो तो वो गिरने में टाइम लेता है, और जो मेटल बॉल है वो कम टाइम लेता है, वो बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। वो तेज़ी से नीचे क्यों जाता है?
उसका क्या ज़्यादा है, डेंसिटी, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल एग्जैक्टली यही लॉजिक हम सेल के केस में भी इस्तेमाल करते हैं कि सेल की मुख्तलिफ चीज़ें जो है, सेल के जो मुख्तलिफ पार्ट्स है उनमें डेंसिटी का फ़र्क है, स्ट्रेनिंग का भी फ़र्क है और साथ साथ में डेंसिटी का भी फ़र्क है। और इस डेंसिटी के फ़र्क की वजह से हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं। किस तरह, ये प्रोसेस हम देखेंगे। लेकिन इस प्रोसेस से पहले ये जो मशीन है जिसका मैंने जिक्र किया सेंट्रीफ्यूज मशीन, इसका हम एक डिज़ाइन पढ़ेंगे। आल्दो ये डिज़ाइन जो अभी मैं बोर्ड पे ड्रा कर रहा हूँ ये उस तरह का नहीं होता। आमतौर पर जो लेबॉर्ट्री में ब्लड सेल्स को सेपरेट करने के लिए जो हम सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, हम उस डिज़ाइन का हेल्प लेते हैं। लेकिन सेल के फ्रैक्शन के जो सेंट्रीफ्यूज मशीन इस्तेमाल होता है वो डिजिटल होता है, वो बहुत ज़्यादा मैनुअल नहीं होता। लेकिन हम इस प्रोसेस को समझने के लिए एक आम सा सेंट्रीफ्यूज मशीन बोर्ड के ऊपर ड्रा करेंगे। सेंट्रीफ्यूज मशीन किस तरह होता है और ये किस तरह से काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन को हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले सेंट्रीफ्यूज मशीन का थोड़ा बहुत हम डिज़ाइन देखते हैं। इस मशीन के अंदर एक होता है रोटर। रोटर मशीन का वो पार्ट होता है जो रिवॉल्यूशन करता है, जो घूमता है। और रोटर का मतलब यही है, रोटर मीन घूमने वाला पहिया। दिस इज रोटर। रोटर मीन इन उर्दू पहिया, यानी द पार्ट दैट रिवॉल्व्स, जो गोल चक्कर लगाए। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, बिजली सप्लाई करेंगे, तो ये जो पहिया है ये गोल घूमेगा। और इसके अंदर जो सैंपल हम रखेंगे, जो स्पेसिमन हम रखेंगे, वो एक ट्यूब के अंदर होगा। ट्यूब। अब आप ये देखें कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वजह से ये पहिया घूमेगा तो साथ में ये ट्यूब भी घूमेगा। और ट्यूब के अंदर क्या होगा, पार्ट्स ऑफ सेल। इस ट्यूब के अंदर हम देखेंगे, इसमें हम सेल के पार्ट्स डालेंगे। और इस रिवॉल्यूशन की वजह से सेल का जो पार्ट हैवी होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो जल्द ही नीचे बैठेगा। ये प्रोसेस हम देखेंगे इस मशीन के अंदर। आप ये बात भी ज़रा अभी से जहन में रखें कि रोटर का रेडियस होता है, यानी ये जब गोल चक्कर लगाएगा तो ये सर्कल बनाएगा और सर्कल का रेडियस होता है। और ये जो रेडियस है ये रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट करता है। एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के में अगर ये रोटर ज़्यादा है तो वो रिज़ल्ट डिफरेंट देगा। अगर आपके दूसरी सेंट्रीफ्यूज मशीन है जिसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, उसका रोटर छोटा है, तो उसका रेडियस भी कम होगा रोटर का, तो वो रिज़ल्ट थोड़ा डिफरेंट देगा। और इस फ़र्क को निकालने के लिए हम देखेंगे एक टर्म हम यूज़ करेंगे जी, जिसकी कैलकुलेशन आल के हमारे किताब में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक फार्मूला आपको दे दूँ कि आप जी को आरपीएम में किस तरह कन्वर्ट करते हो, आरपीएम को जी में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो जी आपके किताब में इस्तेमाल हुआ है, ये जी की वजह है डिफरेंट रेडियस ऑफ द रोटर इन डिफरेंट सेंट्रीफ्यूज मशीन्स। ये भी हम साथ में बाद में देखेंगे। इस मशीन के अंदर कीपैड होता है टाइम का और एक दूसरा कीपैड होता है आरपीएम का। आरपीएम का या रिवॉल्यूशन पर मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप इस कीपैड के अंदर फिगर इंटर करते हो 10 आरपीएम। 10 आरपीएम का मतलब है कि ये जो रोटर है ये 1 मिनट में 10 चक्कर लगाएगा। आरपीएम का मतलब है रिवॉल्यूशंस पर मिनट, कि 1 मिनट में कितने चक्कर, कितने रिवॉल्यूशन ये रोटर लगा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर टाइम दिया 2 मिनट का। अब इसका मतलब ये है कि ये मशीन 2 मिनट तक ऑटोमेटिकली चलेगा और 2 मिनट के बाद फौरन बंद हो जाएगा। और जब ये 2 मिनट के बाद बंद हो जाएगा तो इस रोटर ने कितने चक्कर लगाए होंगे, 20, क्योंकि ये 1 मिनट में तो 10 चक्कर लगाता है। आरपीएम इसका 10 है, तो 2 मिनट में कितने चक्कर हुए, 20। ये देखें हमने, अगर आप आरपीएम 10 लगाते हो तो ये 20 रिवॉल्यूशंस
करेगा इन 2 मिनट्स, क्योंकि आपने आरपीएम 10 लगाया हुआ है कि ये 1 मिनट में 10 रिवॉल्यूशन करे, तो 2 मिनट में सिंपल सी बात है कि ये 20 रिवॉल्यूशन देगा अगर आपने इसको 10 आरपीएम पर लगाया हुआ है। अगर आप इस मशीन को 20 आरपीएम पर लगाते हो और इसको टाइम देते हो, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 10 मिनट्स, तो ये लगाएगा 200 रिवॉल्यूशंस इन 10 मिनट्स। 1 मिनट में तो ये 20 रिवॉल्यूशन करेगा, 2 मिनट में 40 और 10 मिनट में कितने 200 रिवॉल्यूशन। और जब ये रूटर 200 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा या ये रूटर 20 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो इसके अंदर जो ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर जो सेल के पार्ट्स है वो भी 20 रिवॉल्यूशन या 200 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके होंगे, जब मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आल दो कि इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रही होती है, लेकिन जितना टाइम आप इसको यहाँ पर देंगे उतने टाइम बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा और आप ट्यूब को निकालोगे और उसमें देखोगे कि सैंपल स्पेसिमन का क्या हालत है और स्पेसिमन का कौन सा पार्ट कहाँ पर है। ये तफसील बाद में देखेंगे हम। ये इस मशीन का सिंपल डिज़ाइन है। इस मशीन में देखें, याद रखने वाली चीज़ें कौन कौन सी है। नंबर 1, इसका रोटर घूमने वाली जो पार्ट है और इसका रेडियस कि ये रोटर कितना लंबा है, रोटर के जो आर्म्स है। दूसरी आरपीएम रिवॉल्यूशंस पर मिनट के, ये रोटर 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितना इनपुट देते हो। 10 आरपीएम देते हो तो ये 1 मिनट में 10 रिवॉल्यूशन करेगा और 2 मिनट में 20 रिवॉल्यूशन करेगा। अगर आप देते हो 20 आरपीएम तो ये 1 मिनट में 20 और 2 मिनट में 40 और 10 मिनट में 200 रिवॉल्यूशन करेगा। और रोटर के 200 रिवॉल्यूशन का मतलब है कि ट्यूब ने 200 रिवॉल्यूशन किए और ट्यूब के 200 रिवॉल्यूशन का मतलब है कि ट्यूब के अंदर जो सेल के पार्ट्स है उन्होंने 200 रिवॉल्यूशन किए। और ये हम क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं ये अभी आपको समझ आ जाएगा। दूसरी याद रखने वाली बात यह है कि इस ट्यूब के ऊपर इस मशीन के अंदर जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये बात भी साथ में याद रखें कि सेल के पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए हम आर्म सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं करते बल्कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये मैंने आपको आर्म सेंट्रीफ्यूग सिर्फ समझाने के लिए ये डिजिट्स दिए हैं, ये नंबर्स मैंने दिए हैं। ये हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे होते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब थाउजेंड्स में, लेक में रिवॉल्यूशन पर मिनट में हम इस मशीन को चलाएंगे, अभी आप देखेंगे। अब देखते हैं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस है इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। आप किस तरह से सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को इस मशीन के अंदर, इस ट्यूब के अंदर आप सेपरेट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। स्टेप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। नंबर 1 स्टेप है ग्राइंडिंग tissues to get cells। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना, कि आप टिश्यू को इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से या मैनुअली ग्राइंड करें और इस तरह से ग्राइंड करें, फाइन ग्राइंड करें कि ये टिश्यू सेल में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास ये टिश्यू है, ये टिश्यू स्किन का टुकड़ा भी हो सकता है, ये टिश्यू गोश्त मसल का टुकड़ा भी हो सकता है, ये टिश्यू लीवर का टुकड़ा भी हो सकता है, ये टिश्यू प्लांट के लीफ का एक सेक्शन भी हो सकता है। और इसमें ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये हैं सेल्स। तो अब ग्राइंडिंग का मतलब है लेबोरेटरी के अंदर एक मशीन होती है जिसको इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कहते हैं, जो फाइन ग्राइंडिंग करता है, जो टिश्यू को सेल में कन्वर्ट कर सकता है। तो ग्राइंडिंग के प्रोसेस के थ्रू ये जो टिश्यू है ये कन्वर्ट हो जाता है सेल्स में। टिश्यू के बीच जो सीमेंटिंग मटेरियल है, अगर प्लांट का टिश्यू है तो मेडल लेमेला पेक्टिन, और अगर एनिमल का टिश्यू है तो हाइलोराइनोडिन, ये रिमूव हो जाता है और सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये इसको हमने टिश्यू को कन्वर्ट किया सेल्स में। अब इस प्रोसीजर का दूसरा स्टेप आता है कि ये जो सेल्स आपके पास आए इनको आप एक साल्ट सॉल्यूशन में डालें। साल्ट सॉल्यूशन में क्यों? कि साल्ट सॉल्यूशन की वजह से ये जो सेल है
इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए और इसके अंदर जो पार्ट्स है वो ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन में बाहर आ जाए, इस तरह से। नंबर 2, पुटिंग द सेल्स इनटू साल्ट सॉल्यूशन। ये साल्ट कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो सकता है। और ये हम किस तरह से करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्यूब है, और इस ट्यूब को हम नाम दे रहे हैं, ये याद रखें, ट्यूब नंबर 1, ट्यूब नंबर 1 हमारे पास ये ट्यूब है। और इस ट्यूब में हमने सेल डाले और इस ट्यूब में पहले से मौजूद था क्या, साल्ट सॉल्यूशन। इस ट्यूब में सेल्स प्लस साल्ट सॉल्यूशन। अब साल्ट सॉल्यूशन की वजह से सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हो जाता है रप्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पीसेस भी इस सॉल्यूशन में चले जाते हैं, न्यूक्लियस भी बाहर निकल जाता है और ये भी इस सॉल्यूशन के अंदर आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी इस सॉल्यूशन के अंदर आ गया। सिंपल सी बात ये कि सेल के जो सारे पार्ट्स है ये अब इस सॉल्यूशन के मौजूद है और सेल ख़त्म हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द सेल जो आपने वहाँ पर हासिल किए थे वो आपने इस ट्यूब में डाले, उसमें मेजॉरिटी सेल साल्ट के ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये सेल बर्स्ट हुए और इनके ऑर्गेनील, इनके पार्ट, इनके मेम्ब्रेन के पीसेस इस ट्यूब के अंदर आ गए। अब ये जो ट्यूब है इसको हम ट्यूब नंबर 1 का नाम हमने दिया और इसको हम शेक करते हैं और तब तक शेक करते हैं जब आपको इस ट्यूब में सब कुछ एक जैसा नज़र आने लगे। और सब कुछ एक जैसा नज़र आने का मतलब यह है कि ये अब बन गया होमोजेनेट। होमोजेनेट उस सॉल्यूशन को कहते हैं, उस एक्वेटिक सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें कंपोनेंट सब जगह पर एक जैसे हो। होमो मीन एक जैसे, होमोजेनेट यकसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन के कंपोनेंट सब जगह पर एक जैसे हो। अब इस होमोजेनेट के अंदर आप जरा लिस्ट बनाएं और लिस्ट याद रखें डेंसिटी की बुनियाद पर बनाएं और सबसे जो बारी चीज़ है वो पहले लेके और उसके बाद हल्की डेंसिटी के बुनियाद पर। तो इस सॉल्यूशन के अंदर सबसे हेवी चीज़ जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो क्या हो सकती है, सेल्स। जाहिर है जब आपने ये सेल इस ट्यूब के अंदर डाले तो सारे सेल तो बर्स्ट नहीं हुए, कुछ ऐसे सेल भी होंगे जिनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो मतलूबा कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट न मिली हो और वो इंटेक्ट हो और बर्स्ट ना हुए हो। तो अगर सेल बर्स्ट नहीं हुआ तो सबसे हेवी चीज़ और सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ तो सेल ही हुई। फिर सेल के अंदर सबसे हेवी और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनील क्या है, न्यूक्लियस। अगर सेल बर्स्ट हुए हैं तो इस सॉल्यूशन के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस सेल के बाद सबसे बारी द हेवीएस्ट ऑर्गेनील है। इसके बाद अगर ये एनिमल का सेल है, तो इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट ऑर्गेनील डेंसिटी की बुनियाद पर, माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट ऑर्गेनील डेंसिटी की बुनियाद पर इस ट्यूब के अंदर मौजूद होगा। डेंसिटी की बुनियाद पर इस ट्यूब के अंदर नेक्स्ट ऑर्गेनील होगा गाल्जी बॉडीज। डेंसिटी की बुनियाद पर इस सेल के अंदर नेक्स्ट ऑर्गेनील हमारे पास आएगा लाइजोसोम। डेंसिटी की बुनियाद पर नेक्स्ट ऑर्गेनील हमारे पास माइक्रोबॉडीज, जिसमें परऑक्सीसोम एंड ग्लाइसोसोम, जिसको इस चैप्टर में हम बाद में पढ़ेंगे, माइक्रोबॉडीज। नेक्स्ट ऑर्गेनील हो सकता है मेम्ब्रेन्स, पीसेस। जो मेम्ब्रेन साल्ट सॉल्यूशन की वजह से कट गए हों वो पीसेस भी इस सॉल्यूशन के अंदर होंगे, वो भी सेल का पार्ट है। और देखिए इस लिस्ट के अंदर सबसे आखिर में द लाइटेस्ट ऑर्गेनील राइबोसोम होगा। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट, सबसे छोटा सबसे हल्का ऑर्गेनील सेल के अंदर क्या है, राइबोसोम। सेल के अंदर सबसे हेवी
ये दो चीज़ें मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। ये मैंने क्यों मार्क की कि डेंसिटी की बुनियाद पर और साइज की बुनियाद पर न्यूक्लियस सेल का सबसे हेवी और सबसे बड़ा ऑर्गेनील है। मोस्ट ऑफ द सेल में, नॉट ऑल सेल, अगर एनिमल सेल की हम बात करें तो एनिमल सेल के अंदर सबसे बड़ा और सबसे हेवी ऑर्गेनील न्यूक्लियस होगा, और सबसे छोटा और सबसे हल्का डेंसिटी की बुनियाद पर भी और साइज की बुनियाद पर भी राइबोसोम। तो ये आपके पास होमोजेनेट है, और इस होमोजेनेट के अंदर ये चीज़ें हैं। साल्ट और वाटर की तो हम बात नहीं कर रहे क्योंकि साल्ट वाटर तो सेल के पार्ट्स नहीं है, हमारा टॉपिक तो सेल के से रिलेटेड है। अब इस होमोजेनेट को हम लेके जाएंगे सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर, और सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर हम इसको कहाँ रखेंगे, इसके रोटर में जो होल्डर है उसमें हम रखेंगे इस ट्यूब को, और इसको हम घुमाएंगे, रिवॉल्व करेंगे इनिशियल कम स्पीड पर। हमारे पास जो इनिशियल स्पीड होगी वो कम होगी। अब इस मशीन का जो रोटर है आप स्टेप देखें, स्टेप नंबर 3, पुटिंग द होमोजेनेट इन सेंट्रीफ्यूग। अब इस होमोजेनेट को सेंट्रीफ्यूग में रखें, ये जो ट्यूब नंबर 1 है, इस तरह से कि आपका सेंट्रीफ्यूग मशीन है। डिजिटल इस तरह से नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम इस तरह से बना रहा हूँ। डिजिटल सेंट्रीफ्यूग रेक्टेंगुलर होता है और फ्लैट होता है। ये सेंट्रीफ्यूग में आप आरपीएम या जी, आपकी किताब में टर्म यूज हुआ है जी या आरपीएम, आप इनिशियली देंगे 800 और टाइम देंगे, टाइम आप देंगे 10 मिनट्स का, 10 मिनट का टाइम देंगे आप। और ये जो ट्यूब है, ट्यूब नंबर 1, इसको आप रूटर में रखेंगे। दिस इज योर ट्यूब नंबर 1। तो देखिए, ट्यूब नंबर 1 को जब आप 800 आरपीएम यानी जी पर आप घुमाएंगे तो 10 मिनट में ये 8000 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। कितनी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा? 8000 रिवॉल्यूशन। 800 आरपीएम या जी और आरपीएम का फर्क हम बाद में देखेंगे कि स्पीड से आप इसको रोटर को घुमा रहे हो, आपने ये स्पीड सेट की और 10 मिनट का टाइम दिया, तो इसका मतलब है कि ये 8000 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। 8000 रिवॉल्यूशंस। वन मिनट में 800 तो 10 मिनट में, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, 8000 रिवॉल्यूशन। और ये यहाँ पर हमने ये आप लिख सकते हैं साथ में 800 जी फॉर 10 मिनट। इतनी स्पीड से घूमने के बाद जब आप इस ट्यूब को, सेंट्रीफ्यूग मशीन तो जाहिर सी बात है कि 10 मिनट बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, और ट्यूब को जब आप बाहर निकालेंगे, ट्यूब नंबर 1 को, तो इस ट्यूब के अंदर ये तब्दीली आ गई होगी कि इसके जो बॉटम है इसमें कुछ सेटलमेंट होगी, कुछ सेडिमेंट्स होंगे, और उस सेडिमेंट को हम कहते हैं पेलेट। पेलेट मीन प्रेसिपिटेट, सॉलिड मटेरियल इस ट्यूब के नीचे बॉटम में सेटल्ड हो गए, और ऊपर जो सॉल्यूशन, अभी तक सॉल्यूशन फॉर्म में जो चीज़ें हैं उनको हम कहेंगे सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मीन ऊपर रहने वाले या ऊपर तैरने वाले। जो पेलेट के ऊपर चीज़ें हैं, जो सॉल्यूशन है, वो ऊपर, उसको सुपरनेटेंट कहेंगे, और नीचे जो चीज़ें बैठ गई उसको हम पेलेट कहेंगे। अब ये चीज़ें नीचे क्यों बैठ गई? ये चीज़ें इसलिए बैठ गई कि ये सबसे ज़्यादा हेवी थी। और अब उस लिस्ट को देखें कि इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा हेवी क्या चीज़ हो, वो सेल जो रप्चर नहीं हुआ, और वो न्यूक्लियस जो सेल के रप्चर होने के बाद सॉल्यूशन के अंदर आ गए थे। तो ये पेलेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? सेल्स प्लस न्यूक्लियाई।
जितने न्यूक्लियाई इस ट्यूब के अंदर होंगे ये सेटल्ड हो जाएंगे, जितने सेल इस ट्यूब के वो सेटल हो जाएंगे, वो सबसे हैवी है, डेंसिटी ज़्यादा है उनकी। और ऊपर रह गया सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट में क्या चीज़ें रहेगी? सुपरनेटेंट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, मेम्ब्रेन पीसेस एंड राइबोसोम, ये चीज़ अभी रह गई। और इसको हम सेपरेट करेंगे थोड़ी सी ज़्यादा जी से, थोड़ी सी ज़्यादा आरपीएम पर घुमाने से, रिवॉल्यूशन पर मिनट की स्पीड हम ज़्यादा करेंगे तो ये चीज़ें भी हमारे पास सेपरेट होगी। फिलहाल हमारे पास इस लिस्ट से सेपरेट हुआ क्या? सेल न्यूक्लियस। क्यों सेपरेट हुए? कि ये सबसे क्या थे? हेवी थे। अब ये आपके पास याद रखें कि ये ट्यूब नंबर फर्स्ट है। अब इस ट्यूब नंबर फर्स्ट से हम ये जो सुपरनेटेंट है ये किसी और ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, और जाहिर सी बात है कि उस ट्यूब का नाम क्या होगा? ट्यूब नंबर सेकंड। देखिए किस तरह। अब ये जो सुपरनेटेंट है इसको हम एक दूसरे ट्यूब के अंदर लेकर जाएंगे, और उस ट्यूब का नाम होगा हमारे पास ट्यूब नंबर सेकंड, ट्यूब सेकंड। और इस ट्यूब सेकंड के अंदर सारी चीज़ें होंगी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं होगी, और वो है सेल एंड न्यूक्लियस की। वो तो ट्यूब नंबर 1 में रह जाएगी। तो ये जो सुपरनेटेंट है इसको हम पूर करेंगे। इसको हम इस तरह से मैनुअली पूर नहीं करते, ज़्यादातर कि ये माइक्रोपीपट से हम लेंगे इसको और ये इसके अंदर डालेंगे, और ये यहाँ से आप साफ़ करेंगे, ये ऐसे ख़त्म हो जाएगा। और ये ट्यूब नंबर 1 में आपके पास सेल और न्यूक्लियस। अब अगर आप सेल और न्यूक्लियस को सेपरेट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इस ट्यूब को दोबारा सेंट्रीफ्यूग करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, और इसको दोबारा से सेंट्रीफ्यूगेशन करनी पड़ेगी। तो सेल नीचे बैठ जाएगी, न्यूक्लियस ऊपर रह जाएगी, और फिर आप सेंट्रीफ्यूग करोगे तो आपके पास न्यूक्लियस अलग से ट्यूब में आ जाएंगे। तो याद रखें कि यहाँ पर ट्यूब के अंदर कई एक ऑर्गेनिल एक साथ आ रहे हैं एक ही ट्यूब के अंदर, लेकिन ऑर्गेनिल को दोबारा सेपरेट किया जा सकता है किसी और सेंट्रीफ्यूगेशन से, थोड़ी सी डिफरेंट आरपीएम से। तो ट्यूब नंबर 2 के अंदर जो सुपरनेटेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, मेम्ब्रेन पीसेस एंड राइबोसोम्स मौजूद हैं। और इसको हम थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से हम घुमाएंगे, और वो स्पीड क्या है? इस दफ़ा हम आरपीएम या जी हम दे रहे हैं। इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर हम रखेंगे, और इस सेंट्रीफ्यूग मशीन को थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा देंगे, और इस दफ़ा हमारे पास स्पीड होगी 20,000 आरपीएम की, और टाइम भी थोड़ा हम ज़्यादा देंगे फॉर 30 मिनट, हाफ एन आवर, 30 मिनट का टाइम और 20,000 आरपीएम। तो जब ये रोटर रुक जाएगा, ये मशीन रुक जाएगा, तो ये हमारे पास तकरीबन 60,000 रिवॉल्यूशंस, सॉरी 6 लाख रिवॉल्यूशन ये ट्यूब कंप्लीट कर चुका होगा। रोटर 6 लाख रिवॉल्यूशन करेगा, और इसके साथ जो ट्यूब है इसने भी 6 लाख रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए होंगे। और 6 लाख रिवॉल्यूशन के बाद जब आप इस ट्यूब नंबर 2 को देखेंगे और आप इसको सेंट्रीफ्यूग से निकालेंगे, तो इसके अंदर भी वही कंडीशन होगी। एक बना होगा पेलेट, जो हेवी मटेरियल है वो नीचे सेटल डाउन हुआ होगा, और ऊपर जो चीज़ें रह जाती है सॉल्यूशन में उसको हम कहेंगे दोबारा से सुपर नेटेंट। अब आप ये पेलेट की लिस्ट देंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें, आप प्रीवियस लिस्ट को रिकॉल करें। सेल और न्यूक्लियाई तो इधर रह गए, क्या बाकी रह गया? हैवी मटेरियल। इस लिस्ट के अंदर सबसे पहला ऑर्गेनिल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड पे गाल्जी, फोर्थ पे लाइसोसोम। तो ये अब ट्यूब नंबर 2 की हालत है। और सुपरनेटेंट में आप जज कर सकते हो कि क्या क्या होगा सेल के जो पार्ट्स है। सुपरनेटेंट में होगा माइक्रोबॉडीज, सुपरनेटेंट में होगा मेम्ब्रेन पीसेस, सुपरनेटेंट में होगा सेल का सबसे छोटा और सबसे हल्का ऑर्गेनिल राइबोसोम। और इसके लिए हम सुपरनेटेंट को किसी और ट्यूब में मुंतकिल करेंगे, और जाहिर सी बात है कि उस ट्यूब का नाम, अगर इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे तो इस ट्यूब का नाम होगा ट्यूब नंबर 3। और ये जो सुपरनेटेंट है ये इधर से रिमूव हो जाएगा, इसको माइक्रोपिपेट से लेकर इस ट्यूब के अंदर
हम मुंतकिल कर लेंगे और इस ट्यूब को मज़ीद ज़्यादा रिवॉल्यूशन पर हम घुमाएंगे, RPM पर, G पर, और ये मज़ीद रिवॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? G या RPM इस दफ़ा होगा 1 लाख RPM और टाइम होगा फॉर 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब यह है 1 आवर। और ये सादी सी कैलकुलेशन है कि अगर ये रोटर जो है ये 1 मिनट में 1 लाख रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 60 मिनट में 60 लाख रिवॉल्यूशंस, और 60 लाख रिवॉल्यूशन के बाद जब ये रोटर रुक जाएगा, ये ट्यूब रुक जाएगा, ट्यूब नंबर 3, तो इस ट्यूब नंबर 3 की हालत ये होगी जब आप इसको सेंट्रीफ्यूग से निकालेंगे तो इसके अंदर भी पेलेट ही बना होगा। प्रेसिपिटेशन हो गई होगी। और अब इस प्रेसिपिटेट के अंदर क्या चीज़ें पॉसिबल है? इस प्रेसिपिटेट के अंदर माइक्रोबॉडीज, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, ग्लाइकोसोम, ये और साथ में मेम्ब्रेन पीसेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो चीज़ें जो मेम्ब्रेन के पीसेस कट गए थे वो यहाँ पर आपके पास सेटल डाउन हो जाएगी। और देखिए ये चीज़ें सेटल डाउन हो रही है किस बुनियाद पर? डेंसिटी की बुनियाद पर। जो चीज़ जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है वो इतनी ही जल्दी और कम RPM पर और कम टाइम में नीचे बैठ रहा है, और जो चीज़ जितनी हल्की है वो उसको RPM ज़्यादा चाहिए, उसको टाइम भी ज़्यादा चाहिए। अब ये देखें, ये ऊपर रह जाता है सुपरनेटेंट, और इस सुपरनेटेंट में अब गेस करें, मैं नहीं बता रहा फिलहाल, अब गेस करें सेल का कौन सा ऑर्गेनील मौजूद है सुपरनेटेंट के अंदर? राइबोसोम। इस लिस्ट के अंदर वाहिद ऑर्गेनील जो अभी सेल का पार्ट है और इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और हम इसको सेपरेट करेंगे वो है राइबोसोम। और इसको सेपरेट करने के लिए इस सुपरनेटेंट को सादा सी बात है कि हम अगले ट्यूब में कन्वर्ट करेंगे, और अगले ट्यूब का नाम भी जाहिर सी बात है ट्यूब नंबर 4 होगा। ट्यूब 4, ये ट्यूब 3 है, ये 4। यहाँ से सुपरनेटेंट को हम रिमूव करेंगे और इस सुपरनेटेंट को हम कन्वर्ट करें ट्यूब नंबर 4 में, और ट्यूब नंबर 4 को फाइनल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन RPM या G इस दफ़ा होगा 1,50,000 फॉर टाइम होगा 3 आवर्स। 3 आवर का मतलब है 180 मिनट्स। अब आप कैलकुलेट करें कि अगर ये रोटर 1 मिनट में 1,50,000 रिवॉल्यूशन कर सकता है तो ये 180 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन करेगा? 180 इंटू 1,50,000, ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये रोटर उतनी रिवॉल्यूशन करेगा। और जब ये रोटर रुक जाएगा और आप इस ट्यूब को निकालोगे, ट्यूब कौन सी है? ट्यूब नंबर 4। तो अब इस ट्यूब नंबर 4 में कंडीशन यह है कि इसमें भी पेलेट बन गया होगा, और इस पेलेट में सेल का वाहिद पार्ट राइबोसोम होगा। और ऊपर जो सुपरनेटेंट है उसमें जाहिर सी बात है क्या हो सकता है? साल्ट, वाटर, या सेल के जो मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज एटसेट्रा, वो इस चीज़ के अंदर हमें तो सेल के ऑर्गेनील से मतलब था, तो वो ऑर्गेनील तो अब हमारे पास मौजूद है। न्यूक्लियस है ट्यूब नंबर 1 में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया का जो बॉडी लाइसोसोम है ट्यूब नंबर 2 में, ट्यूब नंबर 3 में आपके पास है माइक्रोबॉडीज एंड मेम्ब्रेन पीसेस, और ट्यूब नंबर 4 में आपके पास है राइबोसोम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो चारों ऑर्गेनील है एक ट्यूब के अंदर है, इसको हम किस तरह से सेपरेट करेंगे? तो इसके लिए अलग सी सेंट्रीफ्यूगेशन होगी। इस ट्यूब को आप रखेंगे सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर, इसको तकरीबन 30,000 40,000 रिवॉल्यूशन पर जब आप घुमाएंगे फॉर हाफ एन आवर, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नीचे बैठ जाएगा, तो एक ट्यूब के अंदर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग से मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से सेपरेट कर लिया, और इस प्रोसेस को हम सेल्फ फ्रैक्शनेशन और इस टेक्निक को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। लेकिन एक कन्फ्यूजन जो अभी तक काफ़ी मौजूद है, और मेरा तरीका भी है और एक हैबिट भी है, ये बुरी हो सकती है अच्छी हो सकती है, इसका डिसीजन स्टूडेंट्स करेंगे कि मैं कोई कन्फ्यूजन छोड़ता नहीं हूँ, चाहे लेक्चर लंबा हो जाए, चाहे कोर्स ज़्यादा टाइम ले ले। तो कन्फ्यूजन किस चीज़ का है कि मैं लिख रहा हूँ RPM एंड G।
आपकी किताब में जो वैल्यू दी गई है ये आप याद रखें कि ये जी की है, ये आरपीएम की नहीं है। तो आप ये डिसाइड किस तरह करेंगे कि ये जी हम क्यों लगा रहे हैं। अगर हम जी लगाए तो इसे आरपीएम हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम आरपीएम लगाए तो इसे हम जी किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन के लिए आप ज़रा फार्मूला लेके और जी हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये इसकी रीज़न थोड़ी सी आप देखें। रिवॉल्यूशंस पर मिनट का जो कंसेप्ट है वो तो आसान है कि ये रोटर 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। अगर ये आपके बुक में आरपीएम होता तो ये तो इजी बात ही, इस जी की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत न पेश आती। लेकिन जी आप देखें जी क्या है। जी स्टैंड्स फॉर रिलेटिव centrifugal force. It is basically the amount of acceleration applied to the rotor for rotating it. और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? It is used because different centrifugal machines have different रेडियस ऑफ रोटर। सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर जो रोटर लगा होता है ये मुख्तलिफ मशीन के अंदर इसका रोटर इसका रेडियस मुख्तलिफ होता है। और जब ये रेडियस मुख्तलिफ होगा तो जाहिर सी बात है कि एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन आपको एक रिजल्ट देगा और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल आपको दूसरा रिजल्ट देगा, और आप इसका फैसला आरपीएम की बुनियाद पर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको लगाना होगा जी। जी किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं और जी को आरपीएम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और आरपीएम को जी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। पहले आप जी देखें। जी इज इक्वल टू, जी को हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं कि आरपीएम का स्क्वायर लेंगे, जो आरपीएम आप इस्तेमाल कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर, उसका स्क्वायर लेंगे, उसको 1.18 में मल्टीप्लाई करके और उसको मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 और रोटर का रेडियस। हर सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर जो रोटर होता है उसका रेडियस उसके पिक के ऊपर लगा होता है या सेंट्रीफ्यूगल मशीन के ऊपर भी लगा होता है कि इस रोटर का रेडियस इतना है। तो उस रेडियस की वैल्यू वहाँ पर देखकर आप यहाँ पर पुट करेंगे। आर का मतलब है रेडियस ऑफ द रोटर। अब आपके पास ये जी आ गया। अब आप इस जी को, ये याद रखें ये आरपीएम नहीं, ये वैल्यू किसकी है, जी को, जी की। अब आप चाह रहे हैं कि इस जी को, यानी ये 1 लेग जी, इसको मैं आरपीएम में किस तरह कन्वर्ट करूँ। आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि आरपीएम इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द रोटर इनटू 1.18, ये सबका अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 10⁻⁵। तो इससे आपको जी जो है वो आरपीएम में कन्वर्ट, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितनी भी वैल्यू है ये सारी जी के हैं। आप 20,000 जी को आरपीएम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से कि आरपीएम इज इक्वल टू 20,000 बाई रेडियस ऑफ द रोटर इंटू 1.18 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 10⁻⁵। इस तरह से आप ये किताब में जितनी भी जी की वैल्यू दी गई है आप इसको आरपीएम में इस फार्मूले के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर की। अल्लाह हाफिज़।